नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन बोल रहा है मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। पिछले दिनों संसद में राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने का अधिकार संशोधित बिल के जरिए पास कर दिया गया। अब राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग में नई जातियों को शामिल कर सकती हैं। राज्यों को ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन इसे लागू होने में सबसे बड़ा रोड़ा वर्तमान में आरक्षण कोटे की 50% की कैंपिंग है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी दंगल जारी है। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के निर्णय के बाद शिवराज सरकार जहां रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उसे घेरने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि ओबीसी वर्ग को साधने में कौन होगा कामयाब। ओबीसी आरक्षण पर जुबानी जंग, बीजेपी का दावा, कांग्रेस का आरोप। क्या एमपी में फिर पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी? इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके इन्होंने खिलवाड़ किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी दंगल जारी है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी सरकार और विपक्षी कांग्रेस दोनों आरक्षण के मामले में ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे और कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी सरकार इस वर्ग को बताना चाहती है कि कोर्ट में इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। सीएम शिवराज ने बीते दिनों ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं के साथ जो रणनीति बनाई, उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे तुषार मेहता जी हों, ऐसे बड़े अधिवक्ताओं को भी हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे और पूरी ताकत के साथ पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण नियत है। 2 साल पहले 24 जुलाई 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही। इसके लिए सरकार विधेयक भी लाई, जिसे तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी, मगर सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये रोक अब भी बरकरार है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही। वहीं बीजेपी ने काउंटर अटैक किया कि कांग्रेस आरक्षण का विधेयक केवल वोट बैंक की खातिर लाई थी। हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। विवश किया है विपक्ष ने कि नहीं, जो हक है 27% ओबीसी का दीजिए। अब तुम क्यों किलबिला रहे हो? ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता इनको लेके आएंगे। ये 15 महीने तक कहाँ थे? ये 15 महीनों में क्यों नहीं लेके आए? आपने 27% आरक्षण कोर्ट के अंदर गया, आपके एडवोकेट जनरल ने पैरवी करने के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जवाब दें कमलनाथ इस बात का। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की भागीदारी आधी आबादी की है, लिहाजा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने तरीके से सियासी लाभ लेना चाहती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बहस छिड़ी है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड खेलने की पूरी तैयारी है। पर सवाल फिर वही है, क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC24, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर मंडल को 3 मेमू ट्रेन की शुरुआत की है। सतना इटारसी, सतना मानिकपुर और कटनी बीना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए 3 नई मेमू ट्रेन शुरू कर दी गई है, जो कई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इनके माध्यम से आमजन तेज गति से सुविधापूर्ण यात्रा कर सकेंगे। खासतौर से रोज आने जाने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में बने अलग अलग क्षेत्रों के 4 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन औद्योगिक उद्योग विहार में किया गया, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई जिंदगियां तबाह हो गई, जिसके बाद रीवा वासियों ने संकल्प लिया कि ऑक्सीजन के क्षेत्र में रीवा को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रशासन और राजनीतिक लोगों ने भरपूर सहयोग किया, जिससे रीवा में 4 अलग अलग क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट बन गए। में 1 नहीं 2 नहीं 4 ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। 1700 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्रतिदिन बनेगा। इसका मतलब यह है कि करीब 400 ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर अब रीवा में उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष कमजोर नहीं बल्कि दमदार है और उसे दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में ओबीसी और आरक्षण, महंगा पेट्रोल डीजल, कोरोना और जहरीली शराब समेत कई मुद्दों को उठाना चाहती थी, लेकिन 4 दिन का सत्र केवल 3 घंटे में समाप्त कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने अपनी बात रखने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया है। उन्होंने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। साधो ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाढ़ वाले वीडियो पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान गृह मंत्री बंदरों की तरह कूंदा फांदी कर रहे थे, मदद की नौटंकी करते नजर आए। लोग फंसे हुए थे लेकिन खुद को एयरलिफ्ट कराया। विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष की आवाज दमदार है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लेकिन उस आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, चाहे सत्ता के गलियारों में हो, चाहे विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर हो। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज शिवपुरी जिले के पोहरी और बैराड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं मीडिया ने जब दिग्विजय सिंह से मंत्री सुरेश धाकड़ के उस बयान पर प्रतिक्रिया ली जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने पूरी कांग्रेस को डुबो दिया, अब पोहरी में क्या डुबोने आए हैं, इस पर दिग्विजय सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब हम उन्हें डुबोने आए हैं। वहीं संसद में न चलने देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो महंगाई, बेरोजगारी और पेगासस जासूसी के बारे में सदन में चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की। चर्चा करना चाहते थे महंगाई पर, चर्चा करना चाहते थे बेरोजगारी पर, हम चर्चा करना चाहते थे किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बिलों के खिलाफ, हम चर्चा करना चाहते थे पेगासस पे। पूरे सत्र में न अमित शाह दिखे न नरेंद्र मोदी दिखे। क्यों नहीं दिखे? बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और विधायक आकाश विजयवर्गीय आज उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके दर्शन को लेकर विवाद गहरा गया। पुजारियों ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने नियमों के खिलाफ गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। जब वो दर्शन कर रहे थे तो भस्म आरती के लिए पहुंचे संजय गुरु और अजय गुरु को पुलिस और प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। पुजारियों ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय उनके कारण भस्म आरती लेट हो गई। मीडिया ने जब इस संबंध में कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो वो बिना जवाब दिए ही चले गए। इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सुजन सिंह वर्मा ने कलेक्टर और एसपी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को धर्म का पुजारी बताते हैं वही धर्म का सर्वनाश कर रहे हैं। आरती में कैलाश जी, मंडल जी सभी आए थे और 1 घंटे तक वहाँ पे ताला लगा के रख दिया। मैडम को मैंने कहा मैडम आप आओ, कौन भी आओ, ताला खोलो, हम कैसे क्या करेंगे। मैडम ने खुद आई नहीं, मैडम भी नहीं आई, कौन भी नहीं आया इसमें। अब पुजारी कब से 1 घंटा से वहाँ से मर्जमारी कर दिया। अब वो बोल दिया पुजारी हम पट ये नहीं खोलेंगे, फिर कौन खोलेगा, ये ऐसी व्यवस्था कर लेंगे हम जब तक पट नहीं खोलेंगे। अपने आप को धर्म के पुजारी बोलते हैं ना भाजपा आरएसएस के लोग, सबसे पहले धर्म का सर्वनाश ही लोग करते हैं।
क्या एसपी कलेक्टर नपुंसक है क्या कि डरते हो ट्रांसफर से? बीजेपी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन करेगा, जिसमें युवा मोर्चा कार्यकर्ता हर वार्ड और मोहल्ले में जाकर लोगों के साथ राष्ट्रगान का गायन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर युवा मोर्चा ने युवाओं को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है, जिसे युवा संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। युवा मोर्चा का कहना है कि देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों ने सही तरीके से राष्ट्रगान सीखा है। हालांकि राष्ट्रगान के रचयिता के सवाल पर खुद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सोच में पड़ गए। उन्होंने सहयोगी से पूछकर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बताया। 7.5 किलोमीटर की यात्राएं आयोजित की जाएंगी। मैं आप लोगों के माध्यम से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, माई गवर्नमेंट जो ऐप है उसमें राष्ट्रगान.in में अपने इंडिविजुअल राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो भी अपलोड करें, ताकि ये जो राष्ट्रभक्ति की हमारी अलग है, ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव सार्थक हो सके। इस उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त को डिजिटल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरनेट नेटवर्क पर साइबर हमला हो सकता है। इसे लेकर राज्य साइबर सेल ने एक चेतावनी जारी की है और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य साइबर सेल पुलिस मुख्यालय भोपाल को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है कि साइबर क्रिमिनल्स 15 अगस्त को डिजिटल और प्रिंट मीडिया के इंटरनेट के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम के दौरान दूसरे देश का झंडा फहराने और अलगाववादियों के वीडियो प्रसारित किए जा सकते हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सुरक्षा मापदंडों को अपनाने के लिए कहा गया है। अगर अलर्ट नहीं रहते हैं तो साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मीडिया चैनल्स की जो लाइव स्ट्रीमिंग नेटवर्क है उस पे अटैक होने की संभावना रहती है। इस कारण से उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो कंटेंट वो स्ट्रीम कर रहे हैं वो उन्हीं का कंटेंट हो, कोई और हैकर या कोई और उसकी एक्सेस ना ले पाए। इसलिए हमने ये कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक ठग ने स्टूडेंट बनकर शिक्षक को अपना शिकार बनाया। मामला जबलपुर के गोरा बाजार इलाके का है। यहां कोचिंग चलाने वाले मंदिर सिंह के मोबाइल पर 27 जुलाई को अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने स्टूडेंट बताते हुए मंदिर सिंह से कोचिंग पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद शातिर ठग ने मंदिर सिंह से ऑनलाइन फीस देने की बात कहते हुए उनसे अकाउंट नंबर ले लिया और फिर मोबाइल में एक लिंक भेज दिया, जिससे जैसे ही मंदिर ने लिंक को ओपन किया वैसे ही जालसाज ने उनके अकाउंट से 3 बार में करीब 80,000 रुपए उड़ा लिए। व्यक्ति ने वास्तव में उनके साथ में धोखाधड़ी करके और उनकी खाते से 78,000 रुपये निकाल लिए हैं। इस पर थाना गोरा बाजार में धारा 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और आरोपी की तलाश कर रहे थे। भोपाल में ऊपर नीचे असली नोट चिपकाकर और बीच में नोटों के आकार की कतरन फंसाकर महिलाओं से सोने के गहने ऐंठने वाला गिरोह फिर सक्रिय हो गया है। बाग सिवनिया थाने क्षेत्र में एक जालसाज महिला समेत 3 आरोपियों ने एक महिला को नोटों की गड्डी दिखाकर उससे गहने ठग लिए। दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बरखेड़ा पठानी निवासी मंजू नागर एम्स गई हुई थी। वहीं 2 युवक आए। मंजू को सुझाव दिया कि आप अपने जेवरात उतार कर इस लड़के को दे दें तो वो नोटों की गड्डी आपको दे देगा। इसके बाद महिला ने अपना सोने का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और 2 बालियां उतारकर एक रुमाल में रख दी, जिसे लेकर महिला समेत तीनों आरोपी फरार हो गए। बाद में महिला ने पोटली खोली तो एक में कागज की कतरन और दूसरे में पान मसाला बंधा हुआ मिला। सूत्र जो कीमत उससे 4 गुना 3 गुना दिखा के उसको पैसे दे दिए और महिला इस विश्वास में कि वाकई ये असली है और उसको झांसा दे करके ले गए। तो इस तरह की धोखाधड़ी जो की गई है उसमें फुटेज मिले हैं और पूर्व में जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें आरोपी पकड़े हैं, इसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी वाला ये गैंग है। इसके लिए भी टीम काम कर रही है, जल्दी इसको भी पकड़ा जाएगा। ग्वालियर में एक सरफिरे ने छात्रा से शादी से इनकार करने पर शर्मनाक हरकत की। उसने छात्रा को अपनी पत्नी बताते हुए मोहल्ले में पोस्टर लगवा दिए। इतना ही नहीं, ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। आरोपी और छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक ही कोचिंग सेंटर में किया करते थे। मामला
बहोड़ापुर के दुर्गा विहार कॉलोनी का है, जहां रहने वाली 23 साल की छात्रा की 1.5 साल पहले आरोपी अजय उर्फ प्रिंस से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अजय उससे एक तरफा प्यार करने लगा। कुछ दिन बाद ही अजय ने छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने मना कर दिया। शादी से इनकार के बाद अजय ने अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए और उसके बाद वो बदनाम करने की धमकी देने लगा। इधर पोस्टर लगने की जानकारी के बाद छात्रा ने युवक को कॉल किया तो आरोपी ने पैसों की मांग की। परेशान होकर छात्रा अपने परिवार के साथ बहोड़ापुर थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। फॉलो करने वाली बातें और उससे शादी संबंधी बातें की गई। युवती और उसके परिवारजनों की बिना अनुमति के ये पोस्टर चिपकाए गए। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और जांच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा किया गया। आपने यूं तो अदालतों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या नागों की अदालतों के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही अजीबोगरीब अदालत के बारे में, आपको दिखाते हैं जहां ना कोई जज होता है और ना ही कटघरा, लेकिन मान्यता है कि यहां फैसले खरे होते हैं। नाग पंचमी पर यह अदालत लगती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गांव में। एक गांव जहां लगती है नागों की अदालत। सुनकर यकीन नहीं आता तो जरा तस्वीरें देखिए। आप सोच रहे होंगे कि घुटने तक भरे कीचड़ में ये लोग लौट क्यों रहे हैं। गांव के लोग इस युवक को दूध क्यों पिला रहे हैं। ये महिला इतना क्यों डोल रही है। आपको इन सारे सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिहोरा खुर्द गांव में मिल जाएंगे। दरअसल यह अदालत है नागों की, जहां नागों के सताए लोगों को मिलता है इंसाफ। श्री राम रसिया धाम में नाग खुद बताते हैं सताने की वजह। सिहोरा खुर्द गांव में नागदेव का चबूतरा है, जहां यह मेला खासतौर पर नागपंचमी के दिन लगता है। यहाँ सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, सुल्तानपुर, ओबेदुल्लागंज, बेगमगंज समेत सिहोरा, भोपाल और सागर से भी लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि नाग खुद पीड़ितों के अंदर समाकर बताते हैं उसे बार बार डसने की वजह। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि नाग या नागिन अपनी पीड़ा बताकर संबंधित व्यक्ति को दोबारा फिर से नाग काटने का संकल्प भी लेते हैं। लोक अदालत नागों की अदालत में नागों का फैसला जो होता है सन 1984 में भगवान शंकर और मणि नागेश्वर भुवनपति जैन प्रवासी महादेव प्रकट और जो भक्तों के सबसे सताए पीड़ित भय जिन्हें भरोसा हो केवल उनके दरबार में पेश कर देते तो वे जीवन दान दे देते हैं। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार नाग डसते हैं। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि आखिर सांप उन्हें अपने दंश का शिकार क्यों बना रहा है। लोगों की माने तो उन्हें यहाँ आकर ही पता चलता है कि आखिर नाग चाहता क्या है। 4 बार सर्प ने काटा। घर पे खेत जाते थे, रास्ते में एक बार करीबन 1000 लोगों की हम लोगों की सभा लगी थी, उसके बीच में आके काट दिया था शादी के समय। जब काटा था यहाँ की घासी डल जाती थी, हम लोग यहाँ पे लोग हमको लेके आते ठीक हो जाते। भाई जब बड़ी हो तो मतलब बड़ी हो गई। यहाँ पर 1984 से हर नागपंचमी पर यह आयोजन होता आ रहा है, जहाँ कथित तौर पर नागों की परेड होती है। अब इसके पीछे सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज के दौर में भी ऐसे आयोजन अंधविश्वास नहीं तो और क्या हैं। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।